आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी ने जो 11 मांगें यंग इंडिया में रखी थीं, शर्तें रखी थीं, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन वो प्रारंभ न करें। अवसर था वायसराय के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए। जब उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, तब दांडी यात्रा किस प्रकार की गई, उसकी प्रगति किस प्रकार से हुई, महिलाओं की किस प्रकार से भागीदारी रही, सरकारी दमन चक्र किस प्रकार चला, धरासना की घटना जो एक प्रमुख घटना थी, वहाँ क्या स्थितियाँ हुई थीं, कम्युनिस्टों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, मुसलमानों का क्या रोल रहा, किस प्रकार से उन्होंने भागने का निर्णय किया पर राष्ट्रवादी मुसलमानों ने किस प्रकार सहयोग किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और गांधी इरविन समझौता किस प्रकार से हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने अपनी 11 शर्तें या मांगें रखीं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सारे अधिकार सौंप दिए गए। 30 जनवरी 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समक्ष उन्होंने 11 मांगें रखीं तथा घोषित किया कि इन मांगों को पूर्ण न किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, या इन मांगों को पूर्ण कर लेने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जाएगा। वो 12 शर्तें इस प्रकार थीं। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए। रुपए की विनिमय दर जो थी वो 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए। भू राजस्व 50% कम किया जाए। सिविल सर्विस के कर्मचारी या जो बड़े अधिकारी थे उनका वेतन आधा किया जाए। पूर्ण नशाबंदी भारत में लागू किया जाए। भारतीयों को बंदूक रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाए, जो अधिकार नहीं दिया जा रहा था। अंग्रेज इस भय से कि इन बंदूकों का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ न हो, इसलिए वो रोक रहे थे। नमक कर पूर्णतः समाप्त किया जाए। ऐसे राजनीतिक बंदी जिनका हिंसात्मक कार्यों से संबंध न हो, उन्हें मुक्त किया जाए, कारावास से मुक्त किया जाए। गुप्तचर विभाग बंद हो अथवा उसे सार्वजनिक नियंत्रण में रखा जाए। तटीय यातायात रक्षक विधेयक पारित किया जाए ताकि भारतीय जहाज़ों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। सैनिक व्यय में 50% की कटौती की जाए और रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं, और कपड़ों के आयात को कम किया जाए, जो ब्रिटिश कपड़ा था उसका। गांधी जी के इस लेख ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का कहीं भी नाम नहीं था, जो कि कांग्रेस की प्रमुख मांग थी। जबकि गांधी जी के द्वारा यह आश्वासन भी दे दिया गया कि यदि यह मांगें स्वीकार कर ली जाएं तो आंदोलन नहीं किया जाएगा। अतः कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी की कटु आलोचना की थी, किंतु इसके बाद भी सरकार ने गांधी जी की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया गया। इसी समय की आर्थिक नीतियों के विरोध में केंद्रीय तथा प्रांतीय जो व्यवस्थापिका सभाएं थीं, उनके 172 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया था। वायसराय के द्वारा सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके उपरांत भी 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। अपने अंग्रेज मित्र रेजिनॉल्ड्स के द्वारा यह पत्र इरविन को भेजा। पत्र के अंत में लिखा गया था कि मेरा बस चले तो मैं आपको अनावश्यक ही क्या, जरा सी भी कठिनाई में नहीं डालना चाहूँगा। यदि आपको मेरे पत्र में कुछ तथ्य दिखाई दे और हमारे साथ बातचीत करना चाहें, और इस हेतु आप इस पत्र को छापने से रोकना पसंद करें, तो पत्र के पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, मैं खुशी से रुक जाऊँगा। परंतु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अंगीकार करने को तैयार न हों, तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें। इस पत्र का हेतु धमकी देना नहीं है, यह तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र कर्तव्य मात्र है। वायसराय का उत्तर इस पत्र के मामले में संक्षिप्त रहा। आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं
जिसके कारण कुव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और देश में शांत वातावरण का अंत हो जाएगा। गांधी जी ने लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे उत्तर में पत्थर मिला। अंग्रेज जाति केवल शक्ति के द्वारा ही दबाई जा सकती है, इसलिए मुझे वायसराय महोदय के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल खाने की शांति ही एकमात्र शांति है। सारा भारत एक विशाल कारागृह है और मैं इस अंग्रेजी कानून को मानने से इनकार करता हूँ और इस जबरदस्ती की शांति की मनहूस एक रास्ता को भंग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। इस शांति से राष्ट्र का गला रूंधा हुआ है और अब उसके द्वारा हृदय से अवश्य चीत्कार प्रकट होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी के उद्गार थे। इसके बाद उन्होंने दांडी यात्रा, प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए अपने चुनिंदा 69 साथियों को लेकर प्रातः साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि 241 मील करीब पौने 400 किलोमीटर 380 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी, दांडी यात्रा के मध्य गांधी जी ने घोषित किया कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में ही मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। नमक कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं है। 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल को प्रातःकाल गांधी जी समुद्र के तट पर पहुंच गए। सरोजनी नायडू ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि विधि भंजक आपका स्वागत है, यानी कानून को तोड़ने वाले, मैं आपका स्वागत करती हूँ। उन्होंने नमक कानून भंग किया। सरदार पटेल गांव में प्रचार हेतु पूर्व में ही निकल चुके थे। एक बार पुनः देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने की यात्रा से की थी। मुंबई क्रॉनिकल समाचार पत्र ने लिखा कि मनुष्य जाति के हृदय में राष्ट्रभक्ति की लहर ने इतनी जोर से कभी हिलोरें नहीं ली थीं जो इस अवसर पर ली। भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में इस महान आंदोलन का आरंभ कहा जाएगा। गांधी जी ने 9 अप्रैल को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें निम्न बातें सम्मिलित थीं। गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्र सरकारी विद्यालयों और कर्मचारी कार्यालय छोड़ दें, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए, सरकार को कर न दिया जाए, नारियों के द्वारा शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों का घेराव किया जाए, चरखे का प्रयोग बढ़ा दिया जाए, वकील अदालतों का बहिष्कार करें, जनता अपने मुकदमे अदालत में न ले जाएं, सत्य और अहिंसा का कठोरता से पालन किया जाए। इस तरह से उन्होंने घोषणा की। आंदोलन की प्रगति देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के पश्चात अनेक स्थानों पर नमक कानून भंग किया गया। तंजौर, मलाबार, नोआखली आदि स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। मुंबई, कोलकाता आदि स्थानों पर हड़ताल आयोजित की गई। सोलापुर में पुलिस चौकियां जला दी गईं, हिंसक घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में जंगल कानून की अवज्ञा हुई। कोलकाता में सेडिशन कानून तोड़ा गया। परिषदों के सदस्यों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिया। नवयुवकों के द्वारा शिक्षा संस्थान छोड़ दिए गए। सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया। स्त्रियों के द्वारा शराब की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए गए। गुजरात में धरासना नाम के स्थान पर नमक कारखाने पर धावा बोला गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने नमक यात्रा की। मलाबार में बैकम सत्याग्रह के नायक ने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट के पय्यानर तक की यात्रा की। आंध्र प्रदेश में सत्याग्रहियों के मुख्यालय या शिविरम कहा गया था उसको, प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए, जहां पर खारा पानी या ऐसी मिट्टी उपलब्ध नहीं थी जिससे नमक बनाया जा सके, तो वहां दूसरे कानून तोड़े गए। कहने का अर्थ ये कि जहाँ पर खारा पानी था, वहाँ पर जहाँ पर नमक बनाया जा सकता था, नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया। और यदि ऐसा पानी उपलब्ध नहीं था, ऐसी मिट्टी उपलब्ध नहीं थी, तो अन्य कानून तोड़े गए। मोतीलाल नेहरू ने स्वयं गैर कानूनी ढंग से निर्मित नमक को बेचा। कोलकाता की सभाओं में राजद्रोहात्मक साहित्य का पठन किया गया। संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भागीदारी की। यह आश्चर्यजनक था। पूरे देश में आंदोलन फैल गया। किसानों ने लगान देना बंद किया। इस समय पश्चिमोत्तर सीमा में आंदोलन विशेष रूप से चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन की लपटें पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत तक पहुंच गईं। वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो खुदाई खिदमतगारों
के नेतृत्व में लाल कुर्ती नामक संस्था ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ भेजी गईं, जिन्हें जनता के द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया गया। जनता पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों ने इस अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की, जबकि भारत के अन्य मुसलमान जिन्ना के नेतृत्व में पृथक थे, दूरी बनाकर रखे हुए थे। यहाँ की स्थिति को देखते हुए 18वीं रॉयल गढ़वाल रायलफील्ड को यहाँ पर भेजा गया, किंतु 25 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर की निहत्थी जनता पर इसने गोली चलाने के आदेश को चंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वाल के निवासी थे, इनकी बहुत ख्याति है उस क्षेत्र में, इनके नेतृत्व में सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। देश प्रेम की अपूर्व घटना थी। इन सिपाहियों को कड़ी सजा दी गई। इन सिपाहियों की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर राम गोपाल लिखते हैं, अपने देशवासियों पर गोली न चलाकर गढ़वाली सिपाहियों ने एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी अहिंसा थी जिसने सचमुच अंग्रेजों की राज्य की नींव हिला दी थी। अब हम देख लेंगे आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। अकेले दिल्ली शहर में 1600 स्त्रियों ने धरना देने के कारण गिरफ्तारी स्वीकार की। आंदोलन में स्त्रियों की अपूर्व भागीदारी थी, जो अत्यंत सराहनीय और वीरतापूर्ण थी। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पर्दे में रहने वाली अज्ञानी और अंधविश्वास से डूबी स्त्रियों ने हजारों की संख्या में आंदोलन में भागीदारी की थी। उन्होंने विदेशी माल और शराब की दुकानों पर धरना दिया, पुलिस की ज्यादतियां सहन की, बंदी गृहों में यातनाएं सहीं। उन्होंने राष्ट्रीय झंडे के सम्मान को बनाए रखा। पुरुष सत्याग्रहियों की कमी को इन्होंने पूर्ण किया। सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन में नेतृत्व का कार्य किया था। महात्मा गांधी जब दांडी गए तब उनका स्वागत उन्होंने किया था। धरासना के नमक सत्याग्रह पर भी जब धावा बोला गया तो भी इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इस प्रकार आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सरकारी दमन चक्र चला। प्रारंभ में अंग्रेजों ने आंदोलन का उपहास किया। उन्हें आशा नहीं थी कि इतने गंभीर इसके परिणाम होंगे। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने गांधी जी का मजाक उड़ाया। स्टेटमेंट ने अपने संपादकीय में लिखा कि औपनिवेशिक स्वराज्य के मिलने पर तक महात्मा गांधी समुद्र के पानी को बराबर उबाल सकते हैं। ब्रेल्सफोर्ड ने लिखा कि एक बर्तन या एक केतली में समुद्र के पानी को उबालने से क्या ब्रिटिश सम्राट को गद्दी से उतारा जा सकता है। सरकार का यह विचार था कि यदि हस्तक्षेप नहीं किया गया तो आंदोलन स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। लेकिन शीघ्र ही आंदोलन इतना व्यापक हुआ तथा इसने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि सरकार भी हतप्रभ रह गई। आंदोलन की तीव्रता को देखकर सरकार ने भी इसी तीव्रता के साथ इसका दमन करना प्रारंभ किया। इस आंदोलन का दमन प्रारंभ हुआ। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के अपराध में पंडित नेहरू को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 की रात्रि को गांधी जी को बंदी बनाकर पुणे स्थित यरवदा जेल में भेज दिया गया। इस घटना के कारण तनाव भारत में बढ़ गया। जन आंदोलनों और हड़तालों की बाढ़ आ गई। मुंबई में जनता की भीड़ ने सड़कों पर उत्पात मचाया। दिल्ली, कोलकाता पुलिस की भीड़ पर गोली चलाई गई। आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकारों की स्थापना कर दी। सोलापुर में तो मार्शल लॉ लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तैयब जी ने नेतृत्व संभाला। 12 मई को उन्हें भी बंदी बनाया गया। इसके पश्चात सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया। अनेक अध्यादेश जारी किए गए। सैनिक शासन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। कांग्रेस और अन्य संगठनों को अवैध घोषित किया गया। गांधी इरविन समझौते के पूर्व तक 60,000 व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका था और लाख की संख्या में लगभग
आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई थीं, लाठी चार्ज किया गया था, गोली चालन किया गया था, किंतु आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जुर्माना, लाठी प्रहार, कारावास सामान्य घटनाएं बन गईं। खादी पहनना, गांधी टोपी लगाना एक अपराध हो गया। 30 जून 1930 को मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया और 6 माह की सज़ा दी गई। 12 जनवरी 1931 को मैनचेस्टर गार्जियन में ब्रेल्सफोर्ड ने लिखा कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार शांत तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों पर मध्यकालीन पाशविक बर्बरता का व्यवहार कर रही थी। इस संदर्भ में धरासना की घटना का विवरण आवश्यक है, उल्लेखनीय है। महात्मा गांधी गुजरात में धरासना नाम के गांव में स्थित नमक के कारखाने पर अधिकार करना चाहते थे, किंतु 5 मई को जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इस नमक कारखाने पर सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 21 मई को अधिकार करने का प्रयास किया। इन आंदोलनकारियों में गांधी जी के सचिव प्यारेलाल, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी भी सम्मिलित थे। अधिकार करने हेतु प्रस्थान करने के पूर्व सरोजनी नायडू ने अहिंसा का सिद्धांत का सभी को पाठ पढ़ाया। अमेरिकी संवाददाता मिलर ने इन आंदोलनकारियों के प्रयास का वर्णन किया है। उनके शब्दों में, मणिलाल स्वयं सेवकों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। जब स्वयंसेवक खाइयों में से होकर कांटेदार आहते के पास पहुंचे तो पुलिस ने आदेश दिया कि वह पीछे हट जाएं, परंतु उन्होंने आदेश नहीं माना। एकाएक आदेश दिया गया तो पुलिस के सिपाही आगे बढ़ते हुए स्वयं सेवकों पर टूट पड़े। उनके सिरों पर लोहे की मूठ वाली लाठियां बरसाने लगे। एक भी स्वयंसेवक ने हाथ नहीं उठाया, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि कुछ ही मिनट में उन्हें मार पीट कर धराशायी कर दिया जाएगा। तो भी किसी के चेहरे पर भय अथवा डगमगाने के चिन्ह देखने को नहीं मिले। न कोई लड़ाई हुई, न कोई संघर्ष हुआ। स्वयंसेवक बढ़ते रहे, चोट लगने पर गिरते रहे। ऐसे दृश्य कई दिनों तक चलते रहे। वडाला के नमक कारखाने पर भी स्वयंसेवक इसी प्रकार निरंकुशता के शिकार हुए, किंतु उल्लेखनीय है कि वह अहिंसा के पद से न हटे। लुई फिशर ने भी लिखा, अंग्रेजों ने भारतीयों को लाठियों और बंदूकों की बटों से मारा, पर भारतीय न तो पीछे हटे और न ही गिड़गिड़ाए। इंग्लैंड लाचार हो गया और भारत अजेय। मिलर के द्वारा लिखा गया कि 18 वर्ष के मेरे संवाददाता के जीवन में मैंने ऐसे हृदय विदारक दृश्य धरासना में ही देखे, वैसे और कहीं भी नहीं देखे। इनमें सबसे विचित्र बात स्वयंसेवकों का अनुशासन था। ऐसा मालूम होता था कि इन स्वयंसेवकों ने गांधी जी के अहिंसा के धर्म को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। कम्युनिस्टों की भूमिका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने एक आम राजनीतिक हड़ताल आयोजित किया। किराया मत दो, लगान न दो के नारे लगाए गए। सरकार व स्वयं कांग्रेसी नेताओं की अपेक्षा से यह आंदोलन कहीं अधिक गति प्राप्त कर चुका था। मजदूर व कृषकों ने कम्युनिस्ट आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। जनता ने महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सरकार को चिंता में डाल दिया। वायसराय इरविन ने लिखा, कांग्रेस का मुख्य ध्येय यह है कि देश के कानून की सर्वव्यापी अवहेलना करने और निश्चित सत्ता के प्रति घृणा करने हेतु देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए जनता को तैयार किया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उनको बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है, ये उन्होंने भी स्वीकार किया। प्रोफेसर अयोध्या सिंह लिखते हैं कि घोर दमन के उपरांत भी जन आंदोलन की व्यापकता और उग्रता को देखकर एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शिविर में तथा दूसरी तरफ भारत के निहित स्वार्थ के शिविर में घबराहट फैल गई। मुसलमानों ने इस आंदोलन में भागीदारी नहीं की। जिन्ना ने कहा कि हम गांधी जी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, वरन भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बनाने देने के लिए। यह इनकी सांप्रदायिक सोच की भ्रामक धारणा थी, जिनका साथ महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समय दिया था। उन्होंने भी इनसे दूरी बना ली थी, किंतु फिर भी कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, जिनमें अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, अंसारी, सैयद महमूद, रफ़ी अहमद किदवई, अब्दुल गफ्फार खान, सैयद महमूद आदि ने इस आंदोलन में भागीदारी की थी।
इस समय गांधी जी के साथ या कांग्रेस के साथ समझौते के प्रयास किए गए थे। जब एक चरम सीमा पर आंदोलन था, दमन चक्र भी तीव्रता से चल रहा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट समय से बहुत पीछे चल रही थी। केंद्रीय असेंबली तक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी समय सोलो कॉम्ब नाम का एक अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी से यरवदा जेल में मिला। इसका उद्देश्य समझौता करना था। किन आधारों पर आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है, इस पर उसने महात्मा गांधी से चर्चा की। महात्मा गांधी से मिलने के बाद ये पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से नैनी जेल में भी मिलने गया। इसने समझौते के लिए कुछ बातें तैयार की, किंतु समझौता नहीं हो पाया। डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने भी प्रयास किया, किंतु समझौता नहीं हो पाया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से जो शर्तें रखी थीं, उसमें भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने का अधिकार हो, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और भारतीय मंत्रियों को रक्षा तथा वित्त विभाग दिए जाएं, भारत को अपने सार्वजनिक ऋण के बारे में निष्पक्ष जांच का अधिकार हो, समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। प्रमुख 4 शर्तें रखी गई थी। वायसराय ने इन शर्तों को स्वीकार करने से इनकार किया, कोई आश्वासन नहीं दिया। इस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ववत जारी रहा था, उसे स्थगित नहीं किया जा सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सरकार का यह मानना था कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बनाने से यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जैसा कि वायसराय इरविन ने भारत सचिव वेन को पत्र में सूचित किया था, इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी अंग्रेज या भारतीय को जितना अनुमान था, उससे अधिक गांधी जी ने हिंदुओं में राष्ट्रीय आंदोलन फैला दिया है। हमारी नीति थी और आशा थी कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने पर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, परंतु हमें इसमें सफलता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में वायसराय इरविन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। इस समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारतीय दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। स्वयं इरविन भी इस रिपोर्ट को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसमें अधिराज्य देने का उल्लेख किया गया था। इन परिस्थितियों में इरविन के प्रयासों से 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्या का समाधान ढूंढना था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने की, रैमजे मैकडॉनल्ड ने, तथा इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 57 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के, 16 भारतीय रियासतों के, 16 इंग्लैंड की संसद के प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधियों में विभिन्न संप्रदायों, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख और हरिजनों तथा विभिन्न वर्गों की पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि थे। मनोनीत सदस्यों में सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, सीवाय चिंतामणि, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा आदि के नरेश तथा ग्वालियर और मैसूर के प्रधानमंत्री उल्लेखनीय हैं। कांग्रेस के इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया कांग्रेस के द्वारा। निश्चित रूप से यह हास्यास्पद घटना थी कि बिना राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज सरकार कोई निर्णय लेना चाहती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे बिना दूल्हे के होने वाला विवाह कहा था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई और जमींदारों, मजदूर संघों और वाणिज्य संघों सभी के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए, पर भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। कहने का अर्थ, कांग्रेस वहां पर उपस्थित नहीं थी, क्योंकि वह अधिकांश भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा अपना मत रखा गया, जिसे प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया। इनमें पहला था, भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतें शामिल हों। संरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, जिसमें अल्पसंख्यकों के संबंध में गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए जाएं। केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त हों। अंतरिम काल के लिए कुछ कानूनी संरक्षणों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से 4 प्रमुख प्रस्ताव उनके द्वारा रखे गए। सांप्रदायिक समस्या को यह सम्मेलन न सुलझा सका, क्योंकि जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांगों पर कटिबद्ध थे। अंबेडकर द्वारा हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी।
हिंदुओं के जो प्रतिनिधि यहाँ पर गए थे वो संयुक्त चुनाव पद्धति की मांग कर रहे थे। राष्ट्रीय समस्या के समाधान के स्थान पर प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के हितों की मांग कर रहा था। इस तरह यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। भारत के संगठक रूप को सभी पक्षों ने स्वीकार किया। राजाओं ने संघीय व्यवस्था का समर्थन किया। उदारवादी नेताओं सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना के लिए जोर दिया। उनका कहना था कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अपने आप समाप्त हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि इस सम्मेलन में भारत को दो कड़वी गोलियां रक्षा कवच तथा संघ प्रदान की। इस इन गोलियों को खाने के योग्य बनाने के लिए उन्हें उत्तरदायित्व रूपी चीनी में लपेट दिया गया था। कांग्रेस क्योंकि अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित कर चुकी थी, अतः 21 जनवरी को कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस द्वारा इस योजना को अस्वीकृत कर दिया गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि 9 सप्ताह की लंबी और अस्पष्ट वार्ता के पश्चात सम्मेलन ने सांप्रदायिक मतभेदों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। इस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह अंततः असफल हुआ। अब हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोल सम्मेलन असफल रहा। 19 जनवरी 1931 को यह समाप्त हो गया, लेकिन स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस के बिना कोई संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने घोषणा की कि कांग्रेस के बिना किसी संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। इरविन को भी स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का देश में व्यापक प्रभाव था, अतः अब वह भी सहयोग प्राप्त करना चाहता था कांग्रेस का। ब्रिटिश जनता को भी ज्ञात हो गया कि कांग्रेस की स्वाधीनता की मांग के पीछे लोकमत की बड़ी शक्ति निहित थी। सम्मेलन की सफलता के लिए आवश्यक था कि आंदोलन बंद हो और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को अपनी सहमति दे। 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी रिहा कर दिए गए। सभी प्रमुख नेता रिहा किए गए। लॉर्ड इरविन से वार्ता के पूर्व गांधी जी ने 3 सप्ताह तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लौटे प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। अंततः कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को अधिकृत किया कि वो वायसराय इरविन से बात करें। गांधी जी ने इरविन के मध्य समझौता कराने हेतु तेज बहादुर सप्रू, जयकर ने मध्यस्थ का कार्य किया। गांधी जी इरविन के मध्य पत्र व्यवहार हुआ। 17 फरवरी 1931 से 4 मार्च तक समय समय पर दोनों में पत्र वार्ता होती रही और अंत में 4 मार्च की रात दोनों में समझौता हुआ, जिस पर 5 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटिश माल के बहिष्कार को समाप्त किया जाएगा। शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार होगा, जो स्त्रियां करती थीं आमतौर पर, किंतु मर्यादा भंग नहीं की जाएगी। कानून की मर्यादा को भंग नहीं किया जाएगा। पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग कांग्रेस ने छोड़ दी। आंदोलन के दमन हेतु बनाए गए कानून वापस लिए जाएंगे। ऐसे सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था। सरकार द्वारा जब्त समस्त संपत्तियां, जमीन वापस कर दी जाएंगी। तटीय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अपने घरेलू उपयोग के लिए बिना कर दिए नमक बना सकेंगे। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु अपनी स्वीकृति दी। जो जमानतें और जुर्माने वसूल नहीं किए गए थे उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा। जिनको मुकर्रर कर दिया गया था, तय कर दिया गया था, लेकिन वसूला नहीं गया था, उसको वसूला नहीं जाएगा। जिन कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से अपने त्यागपत्र दिए थे, इस हेतु उनको वापस लेने हेतु उदार नीति अपनाई जाएगी। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस की सहमति प्राप्त करने हेतु 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समझौते की पुष्टि का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकृत कर लिया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। समझौते का मूल्यांकन देखते हैं। भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी जा सकी। ये बड़े अफसोस की बात थी कि उसी समय इन पर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। इसे न तो रद्द कराया जा सका, न ही आजन्म कारावास में इसे परिवर्तित किया जा सका।
पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग भी कांग्रेस ने छोड़ दी थी, जो त्रुटिपूर्ण थी। नमक कानून पूर्णतः अब तक नहीं हटाया गया था, केवल समुद्र के आसपास रहने वालों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। सभी बहिष्कार बंद करने का निर्णय ले लिया गया कांग्रेस की ओर से। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की ओर से सारी बातें स्वीकृत कर ली गईं। पूर्ण स्वतंत्रता हेतु कोई ठोस आश्वासन, कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी, इसलिए इसकी आलोचना होती है। वामपंथी असंतुष्ट थे। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो बनाया और वह कांग्रेस से अलग हो गया। इस तरह उसने अलग राह पकड़ ली। वो कांग्रेस से असंतुष्ट थी। युवा वर्ग भी असंतुष्ट था, विशेषकर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को न रुकवा पाने के कारण। तो युवा वर्ग असंतुष्ट बना रहा। आंदोलन समाप्त करना आवश्यक था। उपरोक्त बिंदुओं में महात्मा गांधी की आलोचना की जाती है, किंतु किसी भी जन और बृहद आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इस तथ्य का अनुभव महात्मा गांधी भली भांति कर रहे थे। आंदोलन को अंततः समाप्त होना था। जितनी प्राप्ति हो सके उतना प्राप्त कर समझौता करना एक योग्य राजनीतिज्ञ के लिए उचित था। विपिन चंद्र लिखते हैं कि जन आंदोलन की आयु बहुत लंबी नहीं होती, उनको अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। उनका मानना है कि आंदोलन में शिथिलता आने लगी थी, जिसे गांधी जी अच्छी तरह समझते थे। विपिन चंद्र आगे लिखते हैं कि विशाल जन समुदाय का अधिकांश हिस्सा इस बात से प्रभावित था कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी सरकार को उनके आंदोलन को महत्व देना पड़ा और उनके नेताओं के साथ बराबरी का सलूक करना पड़ा और उनके साथ समझौता भी करना पड़ा। इससे उनको लगा कि उनकी शक्ति को मान्यता मिली है और सरकार पर उन्हें विजय प्राप्त हुई है। के एम मुंशी के अनुसार यह समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना थी। कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत कर ली गई थी। यह बात तो स्पष्ट हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कि समझौता करने का प्रयास कांग्रेस को छोड़कर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, जो असफल था। अब उसने स्वीकार किया कि कांग्रेस भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया गया। अब तक समानता के टेबल पर बैठकर अंग्रेज भारतीयों से बात नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस को दरकिनार करके, भारतीय जनता को दरकिनार करके उन्होंने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया प्रथम, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। इस तरह भारतीयों के जनप्रतिनिधि कांग्रेस को समानता के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करना स्वीकार किया गया। ये बड़ी बात थी, जैसा अब तक नहीं किया गया था। इस समय जो आलोचनाएं की गईं मसानी के शब्दों में, एक ओर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी कांग्रेसियों ने सोचा कि गांधी ने अनजाने में भारत को बेच दिया, तो दूसरी ओर ब्रिटेन के चर्चिल जैसे कट्टर जो देश वाले थे, कट्टरता का समर्थन करते थे, उन्होंने माना कि इरविन ने ग्रेट ब्रिटेन को बेच दिया है। रजनी पामदत्त के अनुसार इस समझौते के अनुसार कांग्रेस की कोई मांग पूरी नहीं हुई, यहाँ तक कि नमक कानून नहीं हटाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया, जिसका बहिष्कार करने की उसने शपथ ली थी। स्वराज की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। टाइम्स समाचार पत्र ने लिखा, इस प्रकार की विजय किसी वायसराय को बहुत कम मिलती है। माइकल ब्रेचर ने लिखा, गांधी जी को केवल एक सफलता मिली और वह यह कि वायसराय को वार्ता के लिए सहमत होना पड़ा था। उसने उसे कांग्रेस को जनता की प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। गांधी जी ने इस समझौते को उचित बताया, क्योंकि पहली बार अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता का व्यवहार किया था। इस तरह से इसकी आलोचना की जाती है।